मैं तुम्हें खरीद रहा हूँ पूरे 1 महीने के लिए। आज से पूरे 1 महीने तक तुम सिर्फ मेरा बिस्तर गर्म करोगी। इस दौरान किसी और की तरफ नज़र उठाकर देखने की हिम्मत भी मत करना। सम्राट खन्ना जिया के कान के पास आकर धीमी और असरदार आवाज़ में बोला, जिससे जिया मेहरा के रोंगटे खड़े हो गए। कुछ देर पहले एक बड़े से कमरे में आलीशान सोफे पर एक आदमी बैठा था। उसके सामने कई लड़कियां लाइन में खड़ी थीं। सभी लड़कियां एक से बढ़कर एक खूबसूरत थीं, लेकिन उसके चेहरों पर एक बनावटी मुस्कान थी। वे शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन सम्राट खन्ना के सामने पेश की गई थी। सम्राट खन्ना 28 साल का बहुत ही होशियार नौजवान था। उसकी शकल, सूरत और मजबूत बदन ऐसा था कि कोई भी लड़की उससे आसानी से प्रभावित हो सकती थी। लेकिन सम्राट को प्यार मोहब्बत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने जिंदगी में हर रिश्ता सिर्फ अपने फायदे के लिए बनाया था। प्यार क्या होता है और प्यार कैसा होता है, उसे इससे कोई मतलब नहीं था। उसका मानना था कि भावनाएं इंसान को कमजोर बना देती है, इसलिए वह हमेशा दिमाग से काम करता था। उसके लिए जज्बातों की कोई अहमियत नहीं थी। उसके लिए मायने रखती थी सिर्फ दौलत, शोहरत, रुतबा और उसका अहंकार। सम्राट की ठंडी नजरें दूर से ही लड़कियों को देख रही थी। उसके बगल में बैठा उसका नया बिजनेस पार्टनर बोला, ये हमारे क्लब की कुछ खूबसूरत लड़कियां हैं। आप इनमें से जिसे चाहें आज रात के लिए चुन सकते हैं। हमारी नई बिजनेस डील की तरफ से ये मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा है। उस आदमी के चेहरे पर बेशर्मी सी मुस्कान थी। हाथ में शराब का गिलास लिए सम्राट खन्ना सभी लड़कियों को देख रहा था। सभी लड़कियां अच्छे से तैयार होकर आई थी। जैसे ही उन्हें पता चला कि उन्हें मिस्टर सम्राट खन्ना के सामने पेश किया जाएगा, हर लड़की की आंखों में अलग सा उत्साह और डर था। हर लड़की बस यही चाहती थी कि वही चुनी जाए। यह सब लड़कियां पागल थी सम्राट खन्ना के लिए। हर कोई बस यही दुआ कर रही थी, काश सम्राट खन्ना की नज़र उस पर पड़े और उस पर उसका दिल आ जाए और वह उसे चुने। अपनी खुशी के लिए हर लड़की चेहरे पर एक लुभावनी मुस्कान और अपनी जानलेवा अदाओं के साथ सम्राट का ध्यान खींचने की कोशिश में लगी हुई थी। सम्राट सब पर नज़र दौड़ाता है, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ खास भाव नहीं आते, मानो उसे किसी चेहरे पर कोई खास दिलचस्पी ही नहीं आई। वह शराब के गिलास से एक घूंट लेते हुए बोला, बकवास, सब बकवास है। अगर कुछ नया है तो दिखाइए। ऐसी पुरानी और इस्तेमाल की हुई चीज़ों का मुझे कोई शौक नहीं है। सम्राट का ऐसे बेरुखी भरा जवाब सुनकर सारी लड़कियों का चेहरे उतर जाते हैं। सारी लड़कियां एकदम से निराश हो जाती हैं। सम्राट खन्ना वाकई में एक पत्थर दिल इंसान था, जिसे जो चाहिए उसे पाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। लेकिन उसकी आंखों को इतनी आसानी से कोई चीज़ भाती नहीं थी। वह बड़ा ही चुनिंदा इंसान है और उसकी पसंद भी काफ़ी खास होती है। सम्राट की बात सुनकर उसके बगल में बैठा वो आदमी तुरंत सम्राट से बोला, अरे आप चिंता क्यों करते हैं, हम अपने क्लब का सबसे ताज़ा माल, एकदम अनछुआ माल आपके सामने पेश करते हैं। उसके बाद वह आदमी उन सभी लड़कियों को वहां से निकल जाने का इशारा करता है। चेहरे पर निराशा और उदासी लेकर वो सारी लड़कियां वहां से चली जाती हैं। तभी वह आदमी अपने एक गार्ड को बोला, क्लब में जिन नई लड़कियों की एंट्री हुई है उन सबको यहाँ पेश करो 5 मिनट में। वो गार्ड अपना सर हिलाता है और तुरंत वहाँ से चला जाता है। एक कमरे में काफ़ी सारी लड़कियाँ तैयार हो रही थी। तभी एक गार्ड ने आकर बोला, हे चलो, तुम सबकी बारी है। आज तुम लोग जिसके सामने जा रही हो वो इस शहर का बहुत बड़ा कारोबारी है। अगर उसे पटा लिया तो जिंदगी बन जाएगी। सम्राट खन्ना नाम है उसका, पर ध्यान रखना उसे पटाना इतना आसान नहीं है। चलो जल्दी से मेरे पीछे आओ। सम्राट खन्ना का नाम सुनकर सब लड़कियों की आंखों में चमक आ गई, मगर एक लड़की की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो लड़की उन्हीं लड़कियों में एक कोने में खड़ी हुई थी। वो लड़की हैरान हुई, उसने ये नाम बिल्कुल नहीं सोचा था। थोड़ी ही देर में कुछ नई लड़कियां कमरे में आती है। सम्राट की नज़र जैसे ही उन नई लड़कियों पर पड़ती है, उनमें से एक खास लड़की पर जाकर उसकी नजरें ठहर जाती हैं। लाल रंग का गाउन पहने हुए एक बेहद खूबसूरत लड़की, चेहरे पर कोई भाव नहीं लिए, उन लड़कियों के बीच में खड़ी हुई थी। उस लड़की को देखकर सम्राट अपनी बाहें सिकोड़ लेता है। वो लड़की कोई और नहीं, जिया मेहरा थी। जिया सम्राट की पूर्व पत्नी है। इसके बारे में दुनिया में कोई नहीं जानता सिवाय कुछ लोगों के। सम्राट ने जिया को तलाक दे दिया था, क्योंकि उसकी जिया से शादी उसकी मर्जी
के खिलाफ हुई थी। जिया को वहां देखकर सम्राट के चेहरे के भाव हैरानी से हटकर काफी गहरे और गुस्से वाले हो जाते हैं। सम्राट के सामने बैठा हुआ आदमी सम्राट से बोला, हमारे क्लब का बिल्कुल ताज़ा माल है। इन्हें ज्वाइन किए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। यह उनकी खुशकिस्मती है कि उनके करियर की शुरुआत आप जैसे बेहतरीन इंसान से हो रही है। सारी लड़कियां बिल्कुल सम्राट के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। जिया अपना सर झुकाए खड़ी थी। वह नज़र उठाकर सम्राट को देखती तक नहीं। सम्राट खड़ा होता है, शराब का गिलास मेज पर रखता है और उन लड़कियों के पास जाता है। सोफे पर बैठा हुआ आदमी यह सोचकर खुश हो रहा था कि सम्राट इन लड़कियों में दिलचस्पी ले रहा है। सम्राट उन लड़कियों को चारों तरफ से देखता है, लेकिन असल में उसकी नज़र सिर्फ जिया पर थी। हर लड़की अपनी अदाओं, अपनी लुभावनी मुस्कान, अपने आकर्षक बदन के साथ सम्राट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी। उसे छू रही थी, उसे मना रही थी, लेकिन सम्राट को किसी भी लड़की में कोई दिलचस्पी नजर नहीं आ रही थी। वह तो सिर्फ जिया को गौर से देख रहा था, जो बाकी लड़कियों की तरह अपना जलवा दिखाना तो दूर, अपनी नजरों को उठाकर सम्राट से आंखें तक नहीं मिला रही थी, जैसे उसे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। जिया सम्राट को कोई अहमियत नहीं दे रही थी, उसे देख भी नहीं रही थी। इस बात से सम्राट के चेहरे के भाव खराब हो जाते। सम्राट भीड़ से जिया का हाथ पकड़कर उसे खींचकर बाहर निकालता है और अपने दूसरे हाथ से उसकी कमर को जोर से पकड़ लेता है। जिया सम्राट के सीने से चिपक चुकी थी, लेकिन अब भी नजर उठाकर सम्राट को देख तक नहीं रही थी। सम्राट चेहरे पर एक तिरछी सी शैतानी मुस्कान के साथ बोला, मुझे यह चाहिए। सम्राट का जवाब सुनकर वह आदमी तो खुश हो जाता है, लेकिन बाकी सारी लड़कियों के चेहरे उतर जाते हैं। आखिर इस साधारण सी लड़की में ऐसा क्या था जो सम्राट ने इसके लिए उन सब आकर्षक लड़कियों को नजरअंदाज कर दिया था। सम्राट ने आखिरकार अपने लिए किसी को पसंद कर लिया। यह बात देखकर आदमी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। बिल्कुल मिस्टर सम्राट, आपकी पसंद की तारीफ करनी पड़ेगी। सबसे खूबसूरत लड़की को चुना है आपने। इसने अभी अभी ज्वाइन किया है। आप जिस लड़की पर हाथ रख दिया वह लड़की आपकी हुई। यह लड़की आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगी। आज ये आपको खुश रखेगी। सम्राट जिया को बड़ी ही गौर से देखता है। 1 साल की शादी में यह पहली बार था जब उसने जिया को अपने आमने सामने, अपने इतना करीब, इतनी गौर से देखा था। वरना शादी के दिन के बाद उसने कभी जिया को अपने घर में रहने का इजाजत नहीं दी और न ही कभी उसने अपने सामने आने का हक दिया। शादी के बाद भी जिया अपने पिता के घर रहती थी। सम्राट और जिया के घर वालों के अलावा दुनिया में उनकी शादी का और किसी को पता नहीं था। सम्राट को जिया से बहुत नफरत थी। उसने कभी जिया की शक्ल नहीं देखी। 1 साल तक जिया शादी के बाद अपने पिता के घर रहती और एक दिन सम्राट ने उसके घर पर तलाक के कागज भिजवा दिए। उनका रिश्ता कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी। सम्राट उन सबको कमरा छोड़कर चले जाने का इशारा करता है, क्योंकि अब वह किसी और को बर्दाश्त नहीं कर रहा था। उसकी नज़र अब भी जिया के चेहरे पर बनी हुई थी, जो झुका हुआ था। वह पलकें उठाकर सम्राट को देख भी नहीं रही थी। सम्राट का इशारा पाते ही वह आदमी, वह लड़की और सारे गार्ड कमरे से चले जाते हैं। उन सबके चले जाते ही सम्राट के चेहरे के भाव और ज्यादा सख्त हो गए। सम्राट जिया की कमर पर अपनी पकड़ को मजबूत कर लेता है कि जिया को दर्द होने लगता है। तो यह धंधा कब से शुरू किया है तुमने? सम्राट के शब्द काफी ज्यादा कठोर थे, जो जिया का कलेजा चीर रहे थे। माना कि यह शादी दोनों के मर्जी के खिलाफ थी, लेकिन जिया को सम्राट काफी पसंद था। जब पहली नजर उसने सम्राट को देखा, उसी वक्त उसका दिल सम्राट पर आ गया था। सम्राट शादी से खुश नहीं था, मगर जिया ने ठान लिया था वह सम्राट के दिल में आज नहीं तो कल जगह बना ही लेगी। पर सम्राट ने उसे यह मौका नहीं दिया। उसने कोशिश की शादी को निभाने की, लेकिन सम्राट के तरफ से उसे सिर्फ अपमान और नफरत ही मिली। एक दिन जब उसके घर पर तलाक के कागज आ गए, तो उसकी सारी उम्मीदें, सपने सब टूट कर बिखर गए। वह बहुत बुरी तरह से टूट गई थी। सम्राट ने गुजारा भत्ता के तौर पर उसके पास तलाक के कागजों के साथ साथ कुछ पैसे भेजे थे, जिसे लेने से जिया ने साफ मना कर दिया और तलाक के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। उसने सारे पैसे वापस भिजवा दिए थे। तलाक के बाद दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रह गया, लेकिन जिया ने सोचा नहीं था कि दोनों की मुलाकात ऐसे होगी। हिम्मत करके जिया अपनी नजरें उठाकर सम्राट की आंखों में देखते हुए काफी ठंडे स्वर में बोली, गरीबी में जीने का शौक नहीं है मुझे। मेरे कुछ शौक हैं जिन्हें पूरा करने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। अब मेरे पति ने तो मुझे छोड़ ही दिया, कहीं से तो अपने शौक पूरे करने का जरिया ढूंढना ही था मुझे। मुझे पैसे चाहिए, बहुत सारे पैसे।
जिया की बात सुनकर सम्राट के चेहरे के भाव बहुत गहरे हो जाते हैं। ओह, तो मेरी पूर्व पत्नी के भी शौक हैं। पैसों के लिए अपने जिस्म को बेचने के लिए इस बाजार में उतरी हो तुम। कमाल है, शौक क्या नहीं करवाते इंसान से। अच्छा ही किया तुमने तलाक देकर। तुम जैसी लड़कियां पत्नी बनने के लायक नहीं, सिर्फ अपने जिस्म की आग बुझाने के काम आती हैं। सम्राट अपने दांत पीसने लगा। पता नहीं क्यों, पर अचानक से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वैसे तो सम्राट के शब्द जिया को बहुत तकलीफ दे रहे थे, लेकिन वह अपनी तकलीफों को सम्राट को नहीं दिखाना चाहती थी। और क्यों दिखाए, जिस इंसान ने शादी करने से पहले नहीं सोचा, तलाक लेने से पहले नहीं सोचा, उसकी शक्ल नहीं देखी, उसकी भावनाओं के बारे में विचार तक नहीं किया, उसे कुछ क्यों दिखाए वह। चेहरे पर एक लुभावनी सी मुस्कान के साथ वह अपनी बाहों को सम्राट के गले में डालते हुए बोली, अगर ऐसा है तो चलो, मैं तुम्हारा शौक पूरा करती हूँ और तुम मेरा कर दो। वैसे भी कुछ दिनों से कमाई थोड़ी कम चल रही है। तुम जैसा कोई अमीर आदमी फंसता ही नहीं। आज फंसा है तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। तुम जैसे चाहोगे तुम्हें वैसे सेवा मिलेगी मुझसे, और मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आज तक मेरे किसी भी ग्राहक को बिना खुश किए नहीं जाने दिया मैंने। ग्राहक? कितने ग्राहक रह चुके हैं तुम्हारे? सम्राट की आंखों में हैरानी भी थी और गहरा गुस्सा भी। सम्राट के चेहरे पर हाथ फेरते हुए जिया ने कहा, क्या फर्क पड़ता है, यह तो हमारा रोज का काम है। आखिर कितने लोगों को याद रखूंगी मैं। जिया की ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुनकर सम्राट के चेहरे के भाव बहुत ज्यादा गहरे हो जाते हैं। वह जिया की डोरी को जोर से पकड़ लेता है, काफी रूखे तरीके से जिया को पकड़े हुए था। जिया को दर्द तो हो रहा था, लेकिन वह दर्द वह सम्राट को दिखा नहीं रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान ही थी, एक लुभावनी सी मुस्कान, जो सम्राट को अजीब लग रही थी। मुझे लगा था कि तुम अच्छी लड़की हो, इसलिए मैंने तुम्हारे पास तलाक के साथ साथ कुछ पैसे भेजे थे। जब तुमने मुझे पैसे लौटा दिए तो मुझे लगा शायद तुम स्वाभिमानी लड़की हो। कहीं ना कहीं थोड़ा अफसोस भी हुआ कि किसी को दुख पहुंचाया, किसी की जिंदगी खराब कर दी। लेकिन आज तुम्हारा यह रूप देखकर मेरा वो भ्रम, वो अफसोस भी हमेशा के लिए दूर हो गया। अब मुझे कोई पछतावा नहीं है कि मैंने तुम्हें तलाक दिया। वैसे आज तक कितने लोगों का बिस्तर गर्म कर चुकी हो तुम। कितने लोगों ने तुम्हारे इस जिस्म को छुआ है, कितने लोगों की प्यास बुझाई है तुमने। बोलो, जवाब दो। सम्राट बहुत बेचैनी में जिया से पूछता है। सम्राट की बात सुनकर जिया हल्का सा हंसते हुए बोली, कहा ना, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बात से कोई फर्क पड़नी चाहिए, और अच्छा ही है, चाहे मैंने कितने ही लोगों के साथ समय बिताया हो। मेरा यकीन मानो, बहुत अनुभव है मुझे, तुम्हें बहुत खुश कर सकती हूँ मैं। एक बार मुझे आजमा कर देखो, पूरा पैसा वसूल प्रदर्शन मिलेगा तुम्हें। जिया की बातें सम्राट के खून को और भी ज्यादा गर्म कर रही थी। वह जिया को बिस्तर के पास ले जाकर जोर से बिस्तर में गिरा देता है। जिया के चेहरे पर वो लुभावनी मुस्कान बनी रहती है। सम्राट गुस्से में अपनी कमीज निकाल फेंक देता है। उसके बाद वह अपनी पैंट को भी निकाल देता है। जिया भी धीरे धीरे अपने कपड़ों को अपने बदन से बिल्कुल अलग कर देती है। जिया का बदन सम्राट की आंखों के सामने था। जिया का बदन, उसका आकार एकदम सुडौल था। पतली सी कमर, एक सही आकार का बदन, ना कहीं से कुछ ज्यादा ना कम, और त्वचा तो मखमल से भी ज्यादा मुलायम। सम्राट जिया के करीब आते हुए बोला, दिखाओ मुझे कि तुम्हें कितना अनुभव है। मैं चाहता हूँ तुम मुझे संतुष्ट करो। जिया चेहरे पर एक तिरछी सी मुस्कान के साथ सम्राट को अपने करीब खींचती है और दोनों एक दूसरे को बहुत जोशीले तरीके से चूमने लगते हैं। सम्राट जिया को जबरदस्त तरीके से चूमता है, मानो अपना गुस्सा निकाल रहा हो, लेकिन जिया कुछ प्रतिक्रिया नहीं देती, बस अपना काम जारी रखती है। सम्राट बहुत रूखे तरीके से जिया के साथ वह सब करता है। चेहरे पर एक लुभावनी मुस्कान के साथ जिया सब कुछ हंसते हंसते बर्दाश्त कर रही थी। उसे काफी दर्द हो रहा था और फिर भी वह अपने दर्द को चेहरे पर आने नहीं दे रही थी। जिया पहले कॉलेज के समय में एक अच्छी खिलाड़ी हुआ करती थी। वह काफी सक्रिय लड़की थी। उसने बहुत साइकिल चलाई और काफी व्यायाम भी किया, जिस वजह से उसकी हाइमन टूट गई। हाइमन पहले ही टूट चुकी थी, इस वजह से खून नहीं निकला। लेकिन सम्राट को कुछ बहुत अजीब लगता है। उसे महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। सम्राट थोड़ा उलझन में और हल्का हैरान जिया के तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी जकड़न देखकर लगता नहीं कि तुमने पहले ये सब किया है। सम्राट की बात सुनकर जिया ने प्यार से सम्राट के चेहरे पर अपनी अंगुली फेरते हुए कहा, इलाज करवाती हूँ।
जकड़न बनाए रखनी पड़ती है। तुम जैसे ग्राहक को अच्छी सेवा देने के लिए हमें अपना बदन को काफी सही रखना पड़ता है। तुम पहले नहीं हो जिसे यह लग रहा है कि मैं पहली बार सिर्फ तुम्हारे साथ यह सब कर रही हूँ। हर ग्राहक को पहले पहले यही भ्रम होता है, पर उन्हें मजा भी तो बहुत आता है। जिया की बात सुनकर अब सम्राट को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। सच में तुम पूरी तरह से बेशर्म हो। यह सब करने के लिए अपने बदन के साथ इतना खिलवाड़ तो सिर्फ तुम जैसी औरत ही कर सकती है। सम्राट की बात सुनकर जिया हंसने लगती है, लेकिन जिया की हंसी सम्राट को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। वह हैरान था, मासूम शक्ल लेकर ये लड़की कितनी बेशर्म है। इसकी मासूमियत किसी को भी गलतफहमी में डाल सकती है। भोली सी शक्ल वाली लड़की की ये सच्चाई सम्राट को बहुत ज्यादा हैरान कर गई थी। इस बार सम्राट और भी जबरदस्त तरीके से बिना जिया पर कोई भी रहम किए पूरी ताकत के साथ अपना काम जारी रखता है। जिया को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, यहाँ तक कि उसकी आंख के कोने से आंसू भी टपक जाता है, लेकिन वह तुरंत अपने आंसू को पोंछ लेती है क्योंकि वह सम्राट को नहीं दिखा सकती थी। सम्राट बिस्तर में उसके साथ बहुत ही बेदर्दी से पेश आता है। जिया पूरी बेशर्मी के साथ सम्राट को संतुष्ट करती है। जिया की यह बेशर्मी देख सम्राट हैरान था। वह इस लड़की के बारे में कितना गलत था, उसने इस लड़की को कितना मासूम समझा था। आज पहली बार सम्राट खन्ना ने किसी को पहचानने में गलती कर दी। यह तो सच में एक बेशर्म औरत है और कुछ नहीं। सम्राट लगभग घंटों तक पूरी रात जिया के साथ यह सब कुछ करता है। जब सुबह हो जाती है तो दोनों काफी ज्यादा थक जाते हैं। सम्राट स्नान करके बाहर निकलता है। उसके बाद जिया स्नान करने के लिए अंदर जाती है और बाथरूम का दरवाजा बंद कर लेती है। अंदर जाते ही जिया का सारा दर्द, सारी तकलीफ उसके चेहरे पर उभर आती है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं, जिन्हें वह कब से रोके हुए थी। अपने मुंह पर हाथ रखकर चुपके चुपके बहुत रोती है। स्नान का पानी उसके बदन पर गिर रहा था। उसके बदन पर जगह जगह पर लाल नीले निशान पड़ चुके थे, जो बता रहे थे कि सम्राट ने कितनी बेदर्दी से उसे नोचा खसोटा है। उसके बदन से ज्यादा उसकी आत्मा को दर्द हो रहा था। कुछ देर तक जिया अपनी आवाज को दबाए रोते ही रही। कुछ देर बाथरूम में अपने दर्द को हल्का करने के बाद जिया नहा धोकर बाहर निकलती है। सम्राट कपड़े पहन चुका था। वह जाने की तैयारी में था, पर जाने से पहले वह अपने कोट से एक चेक निकालता है और जिया के पास आकर उसे चेक जिया के ऊपर उछाल देता है। यह लो तुम्हारी रात की सेवा की कीमत। जिया अपने अंदर के दर्द को छुपाती हुई पूरी बेशर्मी के साथ चेक उठाती है और उसे देखती है। चेक पर लिखी रकम देखकर जिया के होठों पर मुस्कान आ जाती है। वह सम्राट को देखते हुए बोली, शुक्रिया साहब, रकम देखकर लग रहा है कि आपको मेरी सेवा काफी ज्यादा पसंद आई। दोबारा जरूर आइएगा। सम्राट जिया के बाल पकड़कर उसे थोड़ा सा अपने करीब लेकर आता है। उसने जिया के बालों को बड़े ही रूखे तरीके से मुट्ठी में जोर से पकड़ रखा था कि जिया को दर्द हो रहा था और जिया दिखा नहीं रही थी। सम्राट गुस्से में दांत पीसते हुए जिया से बोला, सवाल ही नहीं उठता। मैं कभी किसी लड़की के साथ एक बार से ज्यादा बिस्तर साझा नहीं करता। ये सम्राट खन्ना के नियमों के खिलाफ है। आगे कभी मेरे सामने मत आना। मुझे बहुत घिन आ रही है तुमसे। जिया ने जवाब दिया, अरे बहुत बुरा हुआ। इसका मतलब आपके साथ रात बिताने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जिया हल्का सा उदास होने का नाटक करती है। कोई बात नहीं, आप नहीं तो कोई और अमीर आदमी सही। शहर में ऐसे शौक रखने वाले लोगों की कमी नहीं है। वैसे आज रात को मेरी एक दूसरे कारोबारी के साथ मुलाकात तय है। उसके लिए भी तैयार होना है। खूबसूरत पोशाक लेनी है। एक बहुत ही आकर्षक अंतर वस्त्र का सेट लेना है। उसके बाद सैलून भी जाना है तैयार होने के लिए। बहुत व्यस्त हूँ मैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर सम्राट खन्ना। यह बोलकर जिया अपना चेक लेकर कमरे से चली जाती है। किसी और के साथ मुलाकात आज रात को। जिया के कह गए ये शब्द सुनकर सम्राट हैरान था। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह चाहे पूरे शहर के साथ सो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सम्राट वहाँ से सीधा अपने दफ्तर के लिए निकल जाता है। क्लब से निकलने के बाद जिया सीधे सिटी लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जाती है। उसके फोन पर बहुत सारे मिस कॉल आए हुए थे। जिया डॉक्टर के पास जाती है, जो अपने कमरे में बैठा हुआ था। जिया को देखकर डॉक्टर बोला, अरे आप आ गई। हमने आपको कितने सारे फोन किए, आपने हमारा फोन नहीं उठाया। जिया माफी मांगते हुए थोड़ी घबराई हुई सी आवाज में बोली, मुझे माफ कर दीजिए डॉक्टर, वो मैं किसी काम से फंस गई थी। डॉक्टर वो कैसे हैं? वह ठीक तो है ना? डॉक्टर ने जिया को बताया, दरअसल उनकी हालत कल रात को बहुत खराब हो गई थी। वो बार बार आपसे मिलने के लिए कह रहे थे, इसलिए हमने आपको इतने फोन किए। डॉक्टर की बात सुनकर जिया का दिल एकदम से जैसे धड़कना बंद कर देता है। अब
अब वह कैसे हैं डॉक्टर? डॉक्टर ने जिया को शांत करते हुए जवाब दिया। अब वह ठीक हैं, चिंता मत करो। यह सुनकर जिया को राहत की सांस आती है। डॉक्टर जिया से बोले, उनकी कीमोथेरेपी शुरू करनी है। वह कैंसर के आखिरी अवस्था में हैं। मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहूँगा, लेकिन हमें नहीं पता कि उनके बचने की संभावना कितनी है। बहुत कम है। क्या आपको यकीन है कि आप उन पर इतने सारे पैसे खर्च करना चाहेंगी? यह सुनकर जिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप डॉक्टर? उनके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। उन्हें नहीं खोना चाहती हूँ मैं। डॉक्टर जिया को शांत करते हुए बोले, मैं समझता हूँ, चिंता मत करो, ईश्वर पर भरोसा रखो। उनकी कीमोथेरेपी करने का समय हो गया है। उसके बाद उनकी कुछ महंगी दवाइयाँ चलेगी। मुझे उम्मीद है कि आप उनका खर्च उठा पाएंगी। जिया एक गहरी सांस लेकर हल्का सा अपना सर हिलाते हुए बोली, जी डॉक्टर, चिंता मत करिए, आप सिर्फ इलाज शुरू कीजिए, खर्च की मैं देख लूंगी। यह सुनकर डॉक्टर हल्का सा मुस्कुराकर अपना सर हिला देता है। जिया अस्पताल के कमरे में जाती है। वहां पर जाकर देखती है कि बिस्तर पर एक आदमी लेटा हुआ था, जो काफी बेजान लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से जान ही चली गई हो। वह एकदम लाश की तरह लग रहा था। उस आदमी को इस हालत में देखकर जिया को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं, उसका अपना पिता दीपक मेहरा थे, जो कैंसर से जूझ रहे थे। धीरे धीरे कैंसर की वजह से उनका शरीर एकदम खोखला हो रहा था। जिया हिम्मत करके अपनी हिम्मत को बटोरती हुई अपने चेहरे के दुख को एक मुस्कान के पीछे छिपाकर कमरे के अंदर आती है। बिस्तर पर पड़े हुए बेजान से पिता जैसे ही जिया को देखते हैं, अचानक ही जैसे उनके शरीर में जान आ जाती है, आंखों में चमक आ जाती है। वह अपना हाथ आगे करके जिया को पास में आने का इशारा करते हैं। जिया पास आकर उनका हाथ पकड़कर बिस्तर के पास वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। पापा, कैसे हो आप? पता है आज मैं डॉक्टर से मिली थी। डॉक्टर ने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप अच्छा सुधार कर रहे हैं, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। पापा चिंता मत कीजिए, आप बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, एकदम पहले जैसे। वह आदमी जानता था कि जिया झूठ बोल रही है। जिस हालत में वह था, वहाँ से वह सिर्फ मौत की तरफ जा सकता था, जिंदगी की तरफ नहीं। फिर भी जिया उसे हौसला दे रही थी। वह जानता था कि वह दुखी है, मगर फिर भी उसके होठों पर मुस्कुराहट है। वह पिता था उसका। उसके मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे का दर्द को वह बड़ी आसानी से देख सकता था। उस आदमी को फिक्र अपनी नहीं, अपनी फूल जैसी बेटी की थी। जिया देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत और मासूम थी। पता नहीं उसके बिना उसकी बेटी इस दुनिया में कैसे जी पाएगी। उस आदमी का नाम दीपक मेहरा था, जो एक साधारण परिवार के आदमी थे। दीपक के पिता यानी जिया के दादा और सम्राट के दादा ठाकुर गजेंद्र सिंह खन्ना कभी स्कूल में दोस्त हुआ करते थे। उस समय उन दोनों ने जिया और सम्राट की शादी तय कर दी थी। सम्राट के दादाजी ने सम्राट से जबरदस्ती जिया की शादी करवाई थी, क्योंकि सम्राट ने साफ मना कर दिया था। सम्राट के दादा जानते थे कि जिया एक अच्छी लड़की है। वह यह भी जानते थे कि सम्राट कैसा लड़का है, इसलिए उन्हें लगा कि सिर्फ जिया ही है जो उसे एक अच्छा इंसान बना सकती है। मरने से पहले सम्राट के दादाजी की यही आखिरी इच्छा थी कि दोनों शादी कर लें। अपने दादा की आखिरी इच्छा के आगे मजबूर होकर सम्राट ने जिया से शादी तो कर ली, लेकिन कभी उसकी शक्ल नहीं देखी। शादी के तुरंत बाद सम्राट के दादा चल बसे और सम्राट ने जिया को वापस उसके पिता के घर पहुंचा दिया। जिया ने वह दिन कितना खुशी होकर बिताए, वह समझता था उसने देखा था। दीपक जिया से बोले, मुझे झूठी उम्मीद मत दो बेटा, मुझे पता है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। दुनिया का कोई भी इलाज मुझे ठीक नहीं कर सकता। मुझे चिंता अपनी जान की नहीं, तुम्हारी है, क्योंकि मेरी जान तो तुझ में बसती है। मेरे इलाज के लिए इतने महंगे अस्पताल में तुमने मुझे भर्ती करवा तो दिया है, लेकिन अब इसका खर्च कैसे उठा पाओगी? मैं कह रहा हूँ कि मुझे इलाज की कोई जरूरत नहीं है, मुझे घर ले चलो। मैं अपने बचे हुए दिन तुम्हारे साथ आराम से बिताना चाहता हूँ, ना कि अस्पताल में मरना चाहता हूँ। जिया तुरंत अपने पापा की बात को काटते हुए बोली, पापा बस कीजिए, आपसे कितनी बार कहा है कि ऐसी बकवास बातें मत किया कीजिए। कुछ नहीं होगा आपको, आप ठीक हो रहे हैं। डॉक्टर ने मुझे बताया है कि उन्होंने आप पर एक नई दवाई इस्तेमाल की है जो असर कर रही है। अब आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। पापा मुझ पर भरोसा रखिए। दीपक जिया से बोले, तुम इतने सारे पैसे का इंतजाम कहाँ से कर रही हो? कहीं तुम कुछ गलत काम तो नहीं? दीपक के इतना बोलते ही जिया ने जवाब दिया, नहीं पापा, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं कुछ भी गलत नहीं कर सकती पापा। मेरी नौकरी लग गई है एक बड़ी सी कंपनी में। इस नौकरी के आधार पर मैंने कर्ज लिया है आपके इलाज के लिए। पापा आप चिंता मत कीजिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। उसके बाद हम दोनों वापस घर चलेंगे।
दीपक थोड़ा उदास हो जाते हैं। जिया अपने पापा को उदास नहीं देख सकती थी। वह अपने पापा के हाथ पर हल्का सा चुंबन करते हुए बोली, पापा आप जानते हो ना कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। कुछ नहीं होने दूंगी मैं आपको, कुछ भी नहीं। दीपक हल्का सा मुस्कुरा कर जिया के सर पर हाथ फेरते हैं। अपने पिता की ऐसी बेजान हालत देखकर जिया को बहुत तकलीफ हो रही थी। वह अपने पिता को ऐसे नहीं देख सकती थी। भगवान ने भी ना जाने कैसा खेल खेला है उसके साथ। माँ तो बचपन में ही छीन ली थी, शादी भी हुई, टूट भी गई। अब एक पिता ही तो था, उसका आखिरी सहारा बचा था। भगवान उसे भी छीनने पर लगा हुआ है। अब अपने पिता को बचाने के चक्कर में उसने क्या कीमती चीज खोई है, सिर्फ वही जानती है। जिया अपने मन ही मन बोली, मुझे माफ कर देना पापा, मैं जो कर रही हूँ वह आपको बता नहीं सकती, लेकिन आपकी जान बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं जो कर रही हूँ वह बहुत गलत है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा और उससे मैं कभी नहीं निकल पाऊंगी, लेकिन मैं आपको इस तरह से तड़प तड़प कर मरता हुआ नहीं देख सकती। कृपया मुझे माफ कर देना। अपने पिता को खाना खिलाने, दवाई खिलाने के बाद जिया अपने घर वापस लौटती है। सबसे पहले तो वह दर्द की गोली लेती है, क्योंकि उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। सम्राट के साथ रात को जो कुछ भी हुआ, पूरी रात सम्राट ने जिस तरह से जिया के साथ संबंध बनाए, जिया का पूरा बदन टूटकर चकनाचूर हो चुका था। उसे इतना दर्द हो रहा था कि वह बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दर्द की गोली लेने के बाद जिया हल्का फुल्का कुछ खाती है और उसके बाद बिस्तर पर लेट जाती है। वह सारी रात की थकी हुई और दर्द में थी, इसलिए लेटते ही उसे नींद आ जाती है। रात को जब जिया तैयार होकर क्लब में पहुंचती है तो क्लब का मालिक जिया को अपने पास बुलाता है। जिया क्लब के मालिक के पास पहुंचकर बोली, मालिक आपने बुलाया। क्लब के मालिक ने जिया की तरफ देखते हुए कहा, अरे जिया तुम, अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। यह लो, मैंने तुम्हारे फोन पर एक पता भेजा है, आज रात को तुम्हें वहीं पर जाना है। जिया जैसे ही पता देखती है उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। खन्ना हवेली। क्लब के मालिक ने थोड़ा उत्साहित होते हुए कहा, तुम्हें पता है उन्हें तुम्हारी सेवा इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने तुम्हें पूरे 1 महीने के लिए अपने लिए किराए पर लिया है। तुम्हारी तो किस्मत खुल गई। तुम जानती भी हो सम्राट खन्ना क्या चीज है। बधाई हो, अब तो तुम पैसों के तालाब में नहाओगी। जिया बहुत ज्यादा हैरान थी, क्योंकि इस बात की उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। उसे इस तरह से सोच में डूबा देख क्लब के मालिक ने जिया से पूछा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो। जिया थोड़ा होश में आकर बोली, मालिक 1 महीने के लिए, यह कुछ ज्यादा नहीं हो गया। क्लब के मालिक ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, कमाल है, इस मौके के लिए लड़कियां तरसती है और तुम्हें मिला है तो तुम्हें यह ज्यादा लग रहा है। अच्छा है ना, तुम्हें किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 महीने के लिए तुम्हारे पास पक्का ग्राहक है, और वह भी एक करोड़पति कारोबारी, जो दिखने में भी वाह वाह गजब का सुंदर है। कम से कम कोई मोटा अनाड़ी बूढ़ा तो नहीं है। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए अपनी किस्मत पर। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ और पते पर पहुंच जाओ। मिस्टर खन्ना को देर करने वाले लोगों से बहुत चिढ़ है। उस आदमी की बात सुनकर जिया बस हल्का सा अपना सर हिला देती है। वह अभी भी उलझन में और हैरान थी, लेकिन अपने पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए उसे यह काम करना तो था ही। पता नहीं उसकी किस्मत उससे और क्या क्या करवाने वाली थी।